Hello student, Assalamu alaikum. This is Sir Haris Siddiqui, and today we are going to study the momentum topic. So आज जो हमने स्टडी करना है दैट इज़ द मोमेंटम, और मोमेंटम जो है इट्स फॉर द प्री ओ लेवल्स। ये प्री ओ लेवल्स के लिए ये टॉपिक्स है हमारे। तो प्री ओ लेवल्स मोमेंटम होता क्या है आखिर में? मोमेंटम है, अगर हम बाय डेफिनेशन बात करें, डेफिनेशन के टर्म्स में, तो मोमेंटम बेसिकली is the product, it is basically the product of mass and velocity. ये प्रोडक्ट है मास और वेलोसिटी का। इसको आसान अल्फाज में बात करें अगर हम, तो मोमेंटम बेसिकली जो है क्वांटिटी ऑफ मोशन होता है। अब ये जो जुमला मैंने बोला है ना, क्वांटिटी ऑफ मोशन होता है, ये मैंने बहुत ही अजीब और गरीब किस्म का जुमला बोल दिया, और आपके हो सकता है समझ में भी नहीं आया हो कि ये सर इसका क्या बात हुई कि आपने ये बात बोल दी कि क्वांटिटी ऑफ मोशन। असल में बात ये है कि क्वांटिटी ऑफ मोशन का मतलब ये होता है कि आपका जो है वो कितना आपके पास मूवमेंट है, कितनी आपके पास एनर्जी है। उसको अगर हम दूसरे अल्फाज में बोलना चाहें तो ये बोल सकते हैं कि कितना आपके पास मोमेंटम है। अगर हम मिसाल लेना शुरू करें यहाँ पे कि हमने दो अल्फाजों को अगर हम समराइज़ करें, मास और वेलोसिटी को, और इसी को समझते हुए आगे बात बढ़ाएं अपनी, तो आपको बात समझ में आएगी कि एक कार जिसका मास 1000 kg, ठीक है, एक कार है जिसका मास है 1000 kg, और एक ट्रक है जिसका मास है आपका 5000 kg। अब एक कार है जिसका मास है 1000 kg, एक ट्रक है जिसका मास है 5000 kg। ये दोनों सेम स्पीड से जा रही हैं, 5 मीटर पर सेकेंड, और ये भी कितने हैं, 5 मीटर पर सेकेंड, और दोनों एक दीवार से जाकर टकराती हैं, एक वॉल से जाकर टकराती हैं। ज़्यादा डैमेज कौन देगा? तो आप बोलोगे ज़्यादा डैमेज देगा ट्रक। क्यों? क्योंकि उसका मास ज़्यादा है। तो पता ये चला कि जिसका मास ज़्यादा उसका मोमेंटम ज़्यादा, क्योंकि वो डैमेज ज़्यादा दे रहा है ना। तो हम यहाँ पे बोलते हैं कि जिसका मास ज़्यादा उसका मोमेंटम ज़्यादा, जिसका मास कम उसका मोमेंटम कम। तो हम एक बेसिकली एक कंक्लूजन पे आ जाते हैं कि मोमेंटम जो होता है आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? मास के। इसी तरह से बात आगे बढ़ाते हैं अपने। अब भाई कंडीशन सेम है अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी। एक गाड़ी है आपकी, कार, वो उसका मास है 1000 kg, और वो जा रही है आपकी 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। एक और है आपके पास गाड़ी, सेम गाड़ी है, ठीक है जी, सेम कार है आपकी, 1000 kg मास है उसका, लेकिन इसकी जो स्पीड है वो है 10 मीटर पर सेकेंड। अब ये दोनों जाके एक दीवार पर टकरा रही हैं, एक वॉल पे जाके। अब कौन डैमेज ज़्यादा देगा? अब आप बोलोगे कि सर जो कार जिसका जो है मास सेम है लेकिन वेलोसिटी जिसकी ज़्यादा है, वेलोसिटी
जिसकी ज़्यादा है वो वाली कार आपके ज़्यादा डैमेज देगी। तो पता चला भाई मास तो सेम है, तो मास तो हमारा मसला नहीं करेगा। अब जो मसला कर रही है चीज़ वो है वेलोसिटी। तो पता ये चला कि भाई जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा उसका मोमेंटम ज़्यादा, और जिसकी वेलोसिटी कम उसका मोमेंटम कम। तो हम ये बोल देते हैं कि मोमेंटम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वेलोसिटी के। तो अब हमें पता चल गया भाई मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के। तो थोड़ा चीज़ों को समराइज करते हैं हम। थोड़ा चीज़ों को एक जगह लेके आते हैं, तो बात समराइज होकर पता ये चली भाई कि जो मोमेंटम है आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास से भी है, और जो यही मोमेंटम साहब हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी से भी। तो इन शॉर्ट ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं और फॉर्मूला आपका बन जाता है मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। और अगर हम इसको सिंबल की टर्म्स में बात करें तो बनता है P इज इक्वल्स टू एम वी, वेयर m इज द मास एंड v इज द वेलोसिटी। याद रहे m और v के दरमियान मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको डिवाइड नहीं कर दीजिएगा। मास का जो यूनिट होता है आपका वो केजी होता है, वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो मीटर पर सेकंड -1 होता है, मोमेंटम का जो यूनिट होता है वो या तो आपका होता है न्यूटन पर सेकंड, सही है, न्यूटन पर सेकंड होता है, या फिर वो आपका यूनिट होता है केजी -1। ये दोनों यूनिट इस्तेमाल होते हैं मोमेंटम के लिए। अब मज़ीद बात को आगे बढ़ाएं अगर, तो मोमेंटम जो है आपका, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम क्या है आपकी, आपकी मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पे लिखते हैं मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा जी, जब मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी का मतलब है डायरेक्शन तो भाई होगी ही होगी, डायरेक्शन का कोई ना कोई मसला होगा, जाहिर है, बिल्कुल है। तो मोमेंटम में जो है आपने बहुत सारी चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है। जैसे मिसाल के तौर पे अभी हम थोड़े से केसेस को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ द डायरेक्शंस को समझने के लिए आपको। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको समझाऊं यहाँ पे कि एक बॉल है आपकी, यहाँ पे एक बॉल है आपकी, ठीक है। अब ये जो बॉल है आपकी ये जा रही थी इनिशियली u इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड से। इनिशियली इसकी वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकेंड, पर इसको फिर धक्का लगा और इसकी वेलोसिटी बाद में हो गई, यही बॉल है, सेम बॉल है, हमें ज़ाहिर बिल्कुल सेम तो नहीं बना सकता, इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई फाइनली, v इक्वल्स टू 6 मीटर पर सेकेंड। अब आप बोलेंगे सर ये u क्या है, ये v क्या है। बेटा ये जो u है ना ये होती है इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, और ये जो v होती है ना ये कहलाती है फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। अब बात यह है कि सर फिर हम यहाँ पे पढ़ क्या रहे हैं,
हम जो चीज़ यहाँ पे पढ़ना चाह रहे हैं वो ये चीज़ पढ़ लें कि यहाँ पे मोमेंटम का चेंज कितना आया। एक लफ्ज़ मैंने बोला चेंज, और चेंज किसका? चेंज इन मोमेंटम। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। एक बात हमेशा याद रखना, जब भी हम बात करते हैं चेंज की, चेंज का मतलब होता है बदलाव, ठीक है ना? बदलाव। तो चेंज का मतलब होता है बदलाव। तो मतलब पहले वो कुछ और होती है, बाद में कुछ और हो जाती है, तो उन दोनों का बदलाव बदल जाती है वो चीज़। तो मोमेंटम भी बदल सकता है, पहले मोमेंटम कुछ और होगा, बाद में मोमेंटम कुछ और हो गया भाई। तो उन दोनों का चेंज निकालना, उन दोनों का डिफरेंस निकालना। चेंज का एक और मतलब होता है क्या? डिफरेंस। एक बात हमेशा याद रखना, जब भी चेंज का लफ्ज़ इस्तेमाल है, इसका मतलब होता है डिफरेंस निकालना, और डिफरेंस का मतलब ये होता है माइनस करना। डिफरेंस का मतलब क्या होता है? उसको माइनस करना। तो जी, तो चेंज इन मोमेंटम निकालना है इस पर्टिकुलर केस का। जो केस है ना आपका, इसके मतलब चेंज निकालना है आपने। तो चेंज इन मोमेंटम निकालने का जो सिंबल होता है दैट इज डेल्टा पी। डेल्टा पी का मतलब होता है चेंज। डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज, और चूंकि पी लिखा हुआ है तो लिखा हुआ है चेंज इन मोमेंटम। तो मुझे चेंज इन मोमेंटम निकालना है, जो केस मैंने आपके सामने डिस्क्राइब करा है, जिसमें इनिशियली उसकी बॉल की स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है, फाइनली बॉल की स्पीड कितनी है? 6 मीटर पर सेकंड। तो चेंज इन मोमेंटम का मतलब ये होता है बेटा, पहले फाइनली कुछ और मोमेंटम होगा और इनिशियली कुछ और मोमेंटम होगा, उन दोनों का हम लोग क्या कर रहे हैं? सबट्रैक्ट कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं। ऐसा ही है ना भाई? दोनों को माइनस करेंगे ना। तो फाइनल मोमेंटम जो होगा आपका, वो होगा एम वी के बराबर, और इनिशियल मोमेंटम वो होगा एम यू के बराबर। अब आप बोलेंगे एम वी कहाँ से आ गया, एम यू कहाँ पे से आ गया? भाई ये भाई मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। अगर फाइनल मोमेंटम निकालूंगा तो फाइनल वेलोसिटी इस्तेमाल करूंगा ना, और फाइनल वेलोसिटी है v, इसलिए मैंने मल्टी लिख दिया यहाँ पे एम इंटू वी। और अगर मैं इनिशियल मोमेंटम यानी पी आई निकालूंगा, जो कि इनिशियल मोमेंटम है, तो उसके लिए जो है मैं उसका इनिशियल वेलोसिटी इस्तेमाल करूंगा, जिसका नाम है u। तो इसलिए फॉर्मूला बच जाएगा m इंटू यू, इसलिए एम यू लिख दिया मैंने वहाँ पे। तो डेल्टा पी इज इक्वल्स टू पी एफ माइनस पी आई, यानी चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम है एम वी, इनिशियल मोमेंटम है एम यू, तो फॉर्मूला क्या बन गया? एम वी माइनस यू। तो ये इसका तरीक़ेकार होता है। तो भाई अब सिंपल सी बात है, मास तो है नहीं अवेलेबल, तो मास के लिए हम यहाँ पे 1 ले लेंगे। 1 मास हमने क्या एज्यूम कर लिया भाई? बॉल का मास हमारा 1 kg है, वेलोसिटी इन फाइनल 6 है, और मास हमारा ये 1 ही है। इनिशियली हमारा क्या हो जाएगी? 2। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 6 माइनस 2 विल बी इक्वल्स टू 4 न्यूटन सेकेंड। अच्छा, ये सब तो इजी था आपका। अब जरा एक और केस कंसीडर करते हैं। इस केस में क्या होता है भाई? इस केस में ये होता है आपका कि पहले जो है आपकी जो बॉल है वो जा रही है u इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है? और पहले वो जा रही है u इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड से, और फिर आगे जाके उस बॉल की स्पीड क्या हो गई है? वो डिक्रीज हो गई है। कितनी? v इक्वल्स टू 6 मीटर पर सेकेंड, यानी 10 से कितनी हो गई है? 6 हो गई है। अब इसका चेंज इन मोमेंटम निकालना है।
तो चेंज ये क्या हो जाएगा भाई, ये पी एफ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पी आई हो जाएगा। तो डेल्टा पी इज इक्वल्स टू पी एफ माइनस पी आई होता है हमेशा। और पी एफ आपको हमने बताया एम वी होता है, माइनस पी आई होता है आपका एम यू होता है। तो m का मास तो 1 है, फाइनल का मास वेलोसिटी 6 हो जाएगी, माइनस का साइन बीच में आया 1 और 10 क्या हो जाएगा आपकी फाइनल इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 6 माइनस 10। तो 6 माइनस 10 क्या हो जाएगा, 6 माइनस 10 करा, आंसर आपके पास आ जाएगा -4 न्यूटन सेकेंड। इस दफ़ा आपने किस तो गौर किया कि बेसिकली -4 आया है, हमारी बॉल जा रही है सीधे हाथ की तरफ, लेकिन जो मोमेंटम का चेंज आया है वो माइनस की 4 का आया है, माइनस के अंदर। पता ये चला कि कोई फोर्स लगी थी जो कि इसको रोकने की कोशिश कर रही थी, और तभी इसकी वेलोसिटी क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। तभी इसकी वेलोसिटी क्या हुई है भाई, डिक्रीज हुई है। नेक्स्ट, अब एक केस है, जैसे मिसाल के तौर पे अब इसमें एक बॉल है जो कि यहाँ पे जा रही है, पहले ये यहाँ पे थी। इनिशियली जो इसकी वेलोसिटी थी वो है 4 मीटर पर सेकेंड, और फाइनली जो इसकी वेलोसिटी है वो है बेसिकली -4 बोलना चाहिए मुझे, और फाइनली इसकी वेलोसिटी है -10 मीटर पर सेकेंड। अब आप बोलेंगे सर ये -4 -10 कहाँ से आया, अब यही बात मुझे समझानी है। तो असल में जो मोमेंटम है, आपने बोला मोमेंटम क्या है, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब है कि डायरेक्शन मैटर करती है, डायरेक्शन मैटर करती है। तो वेक्टर क्वांटिटी को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि भाई हम एक छोटा सा अपने एक्सिस बनाते हैं, जो कि हम लोग नॉर्मली ग्राफ में बनाते हैं। हम बोलते हैं भाई ये वाली जो चीज़ है ये पॉजिटिव एक्स होती है, ये वाली चीज़ नेगेटिव एक्स होती है, ये वाली चीज़ पॉजिटिव वाई होती है, ये वाली चीज़ नेगेटिव वाई होती है। पता ये चला जो चीज़ सीधे हाथ की तरफ जाती है वो होती है पॉजिटिव, जो चीज़ उल्टे हाथ की तरफ जाती है वो होती है नेगेटिव, जो चीज़ ऊपर की तरफ जाती है वो होती है पॉजिटिव, जो चीज़ नीचे की तरफ जाती है वो होती है नेगेटिव। तो ये वो रूल है जो कि वेक्टर क्वांटिटीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पे भी हमने यही किया है, चूँकि ये बॉल दोनों उल्टे हाथ की तरफ लेफ्ट हैंड की तरफ जा रही, इसलिए हमने इनके आगे नेगेटिव साइन लगाया है। अच्छा, एक और सवाल मेरा ये भी है कि हमारा पिछले सवाल में -4 न्यूटन सेकेंड हमारा मोमेंटम का यूनिट निकला था, ठीक है ना, -4 निकला था। अब -4 जो हमारा यूनिट निकला है उससे हमें क्या समझ में आया, उससे हमें ये समझ में आया कि हमारा जो मोमेंटम एक्ट कर रहा था वो लेफ़्ट की तरफ एक्ट कर रहा था। हमारी बॉल सीधे हाथ की तरफ जा रही थी, लेकिन मोमेंटम हमारा लेफ़्ट की तरफ एक्ट कर रहा था। बहरहाल इस मिसाल के ऊपर रहते हैं। तो यहाँ पे भाई हो ये रहा है कि पहले आपका इनिशियली वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड नेगेटिव है, और बाद में -10 मीटर पर सेकेंड हो गया। आपको चेंज इन मोमेंटम निकालना है। तो डेल्टा पी निकालने के लिए आपको पता है भाई डेल्टा पी जो होता है वो होता है पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। पी फाइनल की बात करें वो होता है एम वी माइनस एम यू इनिशियली। मास 1 है, वेलोसिटी की बात करें -10 हो जाती है, -1, और यहाँ पे वेलोसिटी -4 हो जाती है। तो अब जो है हमारे पास आंसर आ जाएगा -10 माइनस माइनस प्लस हो जाता है +4, यानी ये हो जाएगा -6 न्यूटन सेकेंड। तो डेल्टा पी जो है इस दफ़ा जो एक्ट कर रहा है हमारा वो राइट की तरफ नहीं बल्कि लेफ्ट की तरफ -6 न्यूटन सेकेंड एक्ट कर रहा है।
सही है। तो साइन का हमने बहुत ख्याल करना है, साइन मैटर्स। उसके बाद आगे क्या होता है, आगे एक और इसी तरीके की मिसाल, कि भाई एक बॉल है आपकी, जिसकी जो कि लेफ्ट यानी लेफ्ट की तरफ जा रही है। इनिशियली इसकी जो वेलोसिटी थी वो -10 मीटर पर सेकेंड थी, ठीक है। और बाद में जो इसकी वेलोसिटी हो गई दैट विल बी v = 5 मीटर पर सेकेंड, यानी -5 मीटर पर सेकेंड होगा। अच्छा, ये मैं नेगेटिव और पॉजिटिव लगा के नहीं दूंगा, ये आपने अपने ख्याल से लगाने, खुद से लगाने। ये मैं क्वेश्चन की नौयत इंशाल्लाह जब केसेस कराऊंगा तब आपके समझ में आएगी बात। अब इसका डेल्टा पी निकालना है, यानी चेंज इन मोमेंटम निकालना है, तो वो बराबर हो जाएगा एम पी फाइनल माइनस पी इनिशियल के। तो पी फाइनल होता है एम वी माइनस पी इनिशियल होता है एम यू। तो मास 1 ही लेंगे, फाइनल होगा हमारे पास -5 -1, और इनिशियली जो वेलोसिटी -10 है, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, +5 न्यूटन सेकेंड। अब यहाँ पे एक चीज़ पे गौर करना ज़रूरी है, वो ये है कि यहाँ पे मोमेंटम राइट की तरफ लग रहा है, जबकि बॉल ट्रैवल कर रही है लेफ्ट की तरफ। इसका मतलब ये हुआ कि इसका मोमेंटम, इसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो रही होगी, क्योंकि जब भी जो है मोमेंटम की डायरेक्शन ट्रैवलिंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन से उल्टी हो जाती है, यानी मोमेंटम उल्टी डायरेक्शन में लग रहा होता है जबकि बॉल दूसरी डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही होती है, तो उस केस के अंदर जो है आपकी वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डिक्रीज हो जाता है, जिस तरह यहाँ पे हमारा डिक्रीज हो रहा है। तो इस पे हमने यहाँ पे मोमेंटम की डायरेक्शन को कंसीडर कर लिया, समझा, और उसकी थोड़े बहुत एक आध केसेस को देख लिया। अब हम लोग बात जो कर रहे हैं वो फोर्स इन टर्म्स ऑफ द मोमेंटम की बात कर रहे हैं। फोर्स इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, कि भाई फोर्स को किस तरह मोमेंटम की टर्म्स में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। उसके लिए जो है हमने एक डेफिनेशन बताई है कि भाई बेसिकली द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। और इसका जो फॉर्मूला, यानी आप ये देखिए कि आपका चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम करेंगे तो वो फोर्स के बराबर आ रहा है। रेट का मतलब क्या होता है, डिवाइड बाय टाइम करना। तो फॉर्मूला जो बन रहा है वो बन रहा है फोर्स इज इक्वल्स टू डेल्टा पी, जो कि चेंज इन मोमेंटम होता है, डिवाइडेड बाय टाइम। यह आपका फॉर्मूला बन रहा है। अब इसकी एक छोटी सी डेरिवेशन भी होती है। अब आप बोलेंगे सर ये डेरिवेशन क्या होती है। डेरिवेशन बेसिकली एक फार्मूले से दूसरा फार्मूला बनाना डेरिवेशन होती है। तो अब हम बात करते हैं थोड़ी डेरिवेशन के वाले से। एफ नेट जो है आपका वो बराबर होती है डेल्टा पी अपॉन टाइम के, सही है जी। और चेंज इन मोमेंटम बराबर होता है आपका एम पी फाइनल माइनस पी इनिशियल के डिवाइड बाय टाइम। और पी फाइनल जो होता है वो आपका बराबर होता है एम वी के, और पी इनिशियल बराबर होता है एम यू के। टोटल को डिवाइड बाय टाइम करेंगे हम, ठीक है। मैंने पी फाइनल की जगह एम वी लिख दिया, पी इनिशियल की जगह एम यू लिख दिया, सिर्फ यही यहाँ तक यही किया है मैंने। इसके बाद आगे हम क्या कर सकते हैं, आगे हम लोग करेंगे ये कि चूंकि ये दोनों मासेस है ना, मास को कॉमन ले लेते हैं। जब मास ये वाली जो चीज़ है यहाँ पे से, यहाँ पे दोनों तरफ m है ना, तो m को कॉमन ले रहे हैं हम। मास को कॉमन लिया, ब्रैकेट लगाया, और v माइनस यू को अंदर रख दिया डिवाइडेड बाय t।
अब बेटा एक चीज याद रखना, ये जो v माइनस यू डिवाइड बाई टी है, ये v माइनस यू है चेंज इन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, जो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम है वो किसके बराबर होती है? वो बराबर होती है एक्सेलरेशन के। वो किसके बराबर होती है? वो एक्सेलरेशन के बराबर होती है। तो चेंज इन वेलोसिटी जो है अपॉन टाइम वो बराबर किसके होती है? वो एक्सेलरेशन के बराबर होती है। तो बेसिकली जो अब आपका फॉर्मूला बन गया वो बराबर हो गया एम ए के। तो फोर्स किसके बराबर आ गई? F इज इक्वल्स टू एम ए। तो ये v माइनस यू डिवाइड बाई टी करके जो है ना, जो हमारी एक्सेलरेशन है वो बराबर होती है v माइनस यू डिवाइड बाई टी। तो मैंने उस v माइनस यू को जो है पूरा v माइनस यू डिवाइड बाई टी को पूरा रिप्लेस कर दिया किससे? एक्सेलरेशन से। तो वो मैंने पूरा हटा दिया, ये जो मैंने बॉक्स के अंदर रखा हुआ है ग्रीन वाले, और ये जो ग्रीन वाले बॉक्स के अंदर मैंने जितना कुछ रखा हुआ ये हटा के उसकी जगह मैंने क्या रख दिया? एक्सेलरेशन रख दिया। क्यों? क्योंकि v माइनस यू डिवाइड बाई टी के। अब मैं चाहे 5 रुपये दूँ, चाहे 1-1 रुपये के 5 सिक्के दूँ, बात एक ही होती है। ठीक है, चाहे मैं 5 रुपये दूँ, चाहे 1-1 रुपये के 5 सिक्के दूँ, बात एक ही होती है। तो v माइनस यू डिवाइड बाई टी करके या तो मैं वो रख दूँ या फिर मैं वो पूरा हटा के एक्सेलरेशन रख दूँ, बात एक ही होती है। तो आपने देखा किस तरह हमने जो है एक फार्मूले से दूसरा फार्मूला ड्राइव कर लिया। तो ये हमारा जो है बेसिकली फोर्सेस इन टर्म्स ऑफ द मोमेंटम हो गया। अब जो हमने पार्ट पढ़ना है वो हमने जो पार्ट पढ़ना है दैट इज द इम्पल्स। कौन सा पार्ट पढ़ना है? इम्पल्स। इम्पल्स बेसिकली क्या है? इम्पल्स असल में अभी आपके समझ में आ जाएगा इम्पल्स क्या है। इम्पल्स इज द प्रोडक्ट, ये क्या है? ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। टाइम ऑफ व्हाट? टाइम ऑफ एप्लीकेशन, यानी कितनी देर के लिए जो है आपकी फोर्स अप्लाई की गई। तो इम्पल्स बेसिकली जो होता है आपका इम्पल्स वो आपके बराबर होता है F इंटू टी के बराबर होता है। और एक और बात मैं आपको बताता चलूँ, इम्पल्स का जो है दूसरा नाम होता है डेल्टा पी, चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स का दूसरा नाम क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम होता है। तो चेंज इन मोमेंटम को भी इम्पल्स बोला जाता है। और इम्पल्स का जो यूनिट होता है वो भी आपका कौन सा यूनिट होता है? वो भी आपका मोमेंटम का यूनिट होता है। अब ये मोमेंटम का जो यूनिट होता है वो आपको मैं बता दूं, न्यूटन सेकंड होता है। इसके बाद हमने जो डिस्कस करना है दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को डिस्कस करना है। अब कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? कंजर्वेशन का मतलब होता है पहले जितना था और बाद में जितना हुआ दोनों बराबर होते। यानी भाई अगर पहले आपके पास 5 रुपए थे और बाद में आपके पास 1-1 रुपए के 5 सिक्के हैं, तो दोनों आपस में क्या है? बराबर हैं, दोनों कंजर्व हो गए। तो ऐसा नहीं है कि अलग अलग है, ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल है, बराबर है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपका ये बोलता है कि भाई कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। आप बोलोगे आइसोलेटेड सिस्टम का क्या मतलब होता है? आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है बिल्कुल अलग थलग, मतलब दुनिया से अलग, उसके अलावा और कुछ है ही नहीं।
तो वो आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है आपका। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द मोमेंटम बिफोर द collision is equal to the momentum after the collision। अब ये चीज़ ज़रा समझने की ज़रूरत है। ये बोलना ये चाह रहे हैं कि भाई दो चीज़ें जब आपस में टकराती हैं ना, तो उन दोनों का जो टोटल मोमेंटम, जो आपके टकराने से पहले टोटल मोमेंटम था और जो टकराने के बाद टोटल मोमेंटम है, वो दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि आपने जो है पहले कुछ और मोमेंटम तो बाद में कुछ, जिस तरह एनर्जी होती है ना, कि भाई पहले जो टकराने से पहले जितनी एनर्जी होती है और टकराने के बाद भी आपके पास उतनी ही एनर्जी रहती है। ऐसी बात नहीं है कि आप एनर्जी जो है वो चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे भी यही है कि असल में जो टकराने से पहले जितना आपके पास मोशन था, टकराने के बाद भी टोटल मोशन आपके पास उतना ही रहता है, रिगार्डलेस कि आपके पास कोई यहाँ पे लॉसेस वगैरह हम कंसिडर नहीं कर रहे। हमारी बिल्कुल आइडियल सिचुएशन है। ठीक है, आइडियल सिचुएशन का मतलब ये होता है कि हम जो है बिल्कुल आइसोलेटेड कंडीशन के अंदर है, कि मतलब सिर्फ और सिर्फ वही दो बॉडीज़ कंसिडर हो रही हैं और दुनिया में कुछ भी मौजूद नहीं है, सिर्फ वही हैं जो टकरा रही हैं और कुछ भी नहीं है। तो ये आइसोलेटेड सिस्टम होता है। तो इसकी छोटी सी इक्वेशन भी बनती है हमारी मोमेंटम के टर्म्स की अगर हम बात करें। ठीक है, अब वो इक्वेशन क्या बनती है वो मैं आपको बता देता हूँ। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ठीक है, ये इसकी इक्वेशन बनती है। तो बच्चों हम लोग जहाँ मौजूद थे, दैट इज़ द टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन एंड टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। इसकी रिस्पेक्ट से मोमेंटम के 3 केसेस बनते हैं जो आपके सिलेबस के अंदर आएंगे, और मोस्टली जो सवालात बनते हैं वो इन्हीं 3 केसेस के अंदर बनते हैं। मोमेंटम के सवालात पढ़ते हुए सबसे बड़ा कमाल ये होता है इस बात को आइडेंटिफाई करना कि ये इन 3 केसेस में से कौन से केस के अंदर फॉल कर रहा है। अगर आप इस सब के चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लें तो आपसे मोमेंटम का सवाल चुटकियों में सॉल्व हो सकता है। और अगर आप इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने में नाकामयाब रहते हैं तो आप समझ लीजिए मोमेंटम के सवाल सॉल्व करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। तो मैं यहाँ पे आपको मोमेंटम के केसेस की बात कर रहा हूँ, केसेस ऑफ मोमेंटम। मैं हर एक केस का तस्करा करूँगा उस केस का जो है रिलेटेड सवाल के ज़रिए से, और फिर उसके बाद जो है हम उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे। तो हम लोग बात कर रहे थे केसेस ऑफ मोमेंटम की। तो हम लोग अपने फर्स्ट केस के ऊपर जंप करते हैं, और हमारा जो फर्स्ट केस है दैट इज नॉर्मल कोलिजन। नॉर्मल कोलिजन बिटवीन द बॉडीज, ये दो बॉडीज के दरमियान नॉर्मल कोलिजन। अब आपकी दो बॉडीज हैं, यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं। ये आपकी बॉल नंबर ए है, ठीक है। बॉल नंबर ए हो गई हमारी, जिसका मास है 2 kg, ठीक है। इसको बेसिकली बॉल नंबर 1 कंसीडर करते हैं। बॉल नंबर 1 है,
इसका मास है 2 kg और इसकी स्पीड है हमारी राइट की तरफ 4 मीटर पर सेकेंड। पॉजिटिव 4 लेंगे क्योंकि वो राइट। याद रखिएगा टुवर्ड्स द राइट पॉजिटिव होती है, टुवर्ड्स द लेफ्ट नेगेटिव होती है। और एक और बॉल है आपकी, बॉल नंबर 2, ठीक है। इसका मास है 0.8 kg और इसकी जो स्पीड है वो है लेफ्ट की तरफ 3 मीटर पर सेकेंड। याद रहे लेफ्ट की तरफ है तो नेगेटिव लेंगे। ये हमारी कंडीशन है बिफोर कोलिजन की, यानी बिफोर कोलिजन ये इस तरीके से थी। आफ्टर कोलिजन की कंसीडर, यानी कोलाइड का मतलब होता है टकराना, ठीक है ना। आफ्टर कोलिजन में क्या होता है, जो आपकी बॉल नंबर 1 है, ठीक है, वो आपका राइट की तरफ जा रही है, उसकी स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, मास उसका ऑफ कोर्स 2 kg ही रहेगा। जो आपकी बॉल नंबर 2 है उसके साथ ये हुआ, जो कि 0.8 kg है, वो भी राइट की तरफ जाने लग गई, लेकिन उसकी वेलोसिटी v है, अननोन है। क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि आपको ये बोला जाता है कि आप इस वेलोसिटी v वाली जो चीज है ना, इसको आइडेंटिफाई करो जी। ये आपका सवाल आता है। तो ये आफ्टर कोलिजन की कंडीशन है आपकी, ये आफ्टर कोलिजन। तो इसको सॉल्व करने का तरीकेकार क्या होता है, इसको सॉल्व करने के लिए तरीकेकार के लिए, इसको अप्रोच को समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि इस पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो इस पे जो फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि यहाँ पे कोलिजन की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे 2 डिफरेंट बॉल्स की बात हो रही है, तो यहाँ जो अप्रोच लगेगी वो होगी कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दैट इज मोमेंटम, टोटल मोमेंटम of bodies before collision is equals to total momentum of bodies after collision। मैं बात करूं बॉडी नंबर 1 की, अभी हम बिफोर कोलिजन की बात कर रहे हैं ना जी, हम बिफोर कोलिजन में हैं, हम अभी कौन सी ब्रैकेट के अंदर है, बिफोर कोलिजन के ब्रैकेट के अंदर है। मैं बात करूं बॉडी नंबर 1 की, तो बॉडी नंबर 1 का जो मोमेंटम है होगा वो होगा मास इंटू वेलोसिटी। मास है इसका 2 kg, वेलोसिटी है +4, टोटल हो जाएगा 8 न्यूटन सेकेंड्स, वो किसका, पॉजिटिव का। इसी के अंदर अगर मैं बॉडी नंबर 2 की बात करूं, तो बॉडी नंबर 2 जो है आपकी, बॉडी नंबर 2 जो है उसका फॉर्मूला लगेगा मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम का। मास है इसका 0.8 kg, वेलोसिटी इसकी कितनी निकाली, -3 निकाली। आंसर इसका क्या आ जाएगा हमारे पास, आंसर इसका आ जाएगा -2.4। याद रहे हमने बोला था टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अब बिफोर का टोटल करना पड़ेगा हमें, तो टोटल इज इक्वल्स टू +8 प्लस ब्रैकेट में -2.4। समझ में आ रही है बात, ये आपका टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन की वैल्यू आएगी। जब इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे अपने कैलकुलेटर से, तो हमारे पास आंसर आएगा इसका 8 माइनस 2.4 5.6 आ गया, 5.6 आ गया आपका, ठीक है जी। और उसके बाद जो है हमने ये करना है कि यही पूरा प्रोसेस आफ्टर कोलिजन का प्रोसेस में रिपीट करना है। आफ्टर कोलिजन के केस के अंदर बॉडी नंबर 1 की बात करते हैं। बॉडी नंबर 1 का मोमेंटम निकालना पड़े मुझे, तो वो हो जाएगा मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी।
इज इक्वल टू, मास है इसका 2 kg, वेलोसिटी है इसकी +2, क्योंकि राइट की तरफ जाने वाला पॉजिटिव होता है, तो +2 आ गया। तो ये हो जाएगा 2⁴ न्यूटन सेकेंड्स। बॉडी नंबर 2 की बात करूं अगर मैं, तो फॉर्मूला मास इंटू वेलोसिटी होता है। मास है इसका 0.8, अलबत्ता वेलोसिटी नहीं पता, वेलोसिटी v ही छोड़ दी, इसलिए मैंने 0.8 v कर दिया। याद रहे जब हम लोग किसी चीज की वैल्यू निकाल रहे हो, जैसे वेलोसिटी v की वैल्यू है, तो इसमें इसका साइन नहीं लिखना, हमने इसमें साइन इसका नहीं लिखना। अब हम टोटल कर लेते हैं। टोटल जो बराबर होगा वो बराबर होगा 4 + 0.8 v के बराबर होगा। लेकिन प्रिंसिपल हमारा ये टोटल जो था ये बिफोर का टोटल था, और ये जो टोटल है वो हमारे आफ्टर का टोटल है। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से टोटल ऑफ बिफोर इज इक्वल टू टोटल ऑफ आफ्टर। बिफोर का बराबर है 5.6, आफ्टर का है 4 + 0.8 v। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये 4 यहाँ पे चूंकि पॉजिटिव का है, उधर जाके ये नेगेटिव हो जाता है, 5.6 - 4 हो जाता है, इज इक्वल टू 0.8 v। तो 5.6 में -4 करेंगे तो आ जाएगा 1.6, 1.6 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 0.8 v। ठीक है, अब 1.6 यहाँ पे 0.8 v से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहां जाके डिवाइड हो जाता है, तो 1.6 डिवाइड बाय 0.8 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू v हो जाएगा, एंड v विल बी इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड। और ये +2 आए, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो बॉल है आफ्टर कोलिजन, हमारी जो ये वाली बॉल है आफ्टर कोलिजन, ये 2 मीटर पर सेकेंड से राइट की तरफ मूव करेगी। समझ में आई बात? 2 मीटर पर सेकेंड से राइट की तरफ मूव करेगी, इससे हमें ये समझ में आया। तो ये हमारा फर्स्ट केस हो गया मोमेंटम का, जो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम उसने बताया। दूसरा केस, केस नंबर 2, बॉडी स्टिकिंग टुगेदर after collision। When two bodies stick together after collision, इसके लिए क्वेश्चन लिखवाता हूं मैं आपको। क्वेश्चन ये है, नोट कीजिएगा अपने पास। 2 frictionless trolleys are moving towards each other along the same horizontal straight line. Their masses and velocities are shown। और आपके पास ये फिगर गिवन है।
2.0 kg का मास 1 है आपके पास, जो राइट की तरफ 1.0 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, और एक आपके पास 3 kg का मास 2 है, जो आपके पास लेफ्ट की तरफ आ रहा है 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अब सवाल आगे कंटिन्यू होता है। द ट्रॉलीज collide and stick together। ये दोनों कोलाइड करती हैं आपस में और स्टिक कर जाती हैं। What is the velocity of the trolleys after the collision? After the collision। तो ये आपके पास सवाल बन रहा है, ठीक है। अब इस सवाल में जो है, इस सवाल को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा आपके पास। केस ये है कि भाई पहले वो आपस में एक दूसरे की तरफ आती हैं और फिर बाद में जो है वो स्टिक कर जाती हैं। हम कंडीशंस बना लेते हैं भाई। अब यहाँ से हम लोग का जवाब शुरू होता है। एक बिफोर की कंडीशन बनेगी हमारी और एक आफ्टर की कंडीशन बन जाएगी भाई। एक आफ्टर का कॉलम बना लिया, एक बिफोर का कॉलम बना लिया। बिफोर की कंडीशन में हो ये रहा है कि भाई एक ट्रॉली है आपकी, ठीक है, वो आपकी मूव कर रही है, ठीक है, 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और उसका मास जो है आपका कितना है, वो उसका 2 kg मास है। ये आपके ट्रॉली नंबर 1 हो गई। ट्रॉली नंबर 2 जो है आपकी, तो ठीक है हम प्रोसीड कर रहे थे। डायग्राम नंबर जो हमारे बॉडी नंबर 2 जो थी उसमें जो है वो लेफ्ट की तरफ जा रही थी आपकी। 3 kg की बॉडी थी आपकी और वो थी 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। एंड में क्या होता है आफ्टर में कि वो दोनों आपस में क्या हो जाती हैं, स्टिक हो जाती हैं। वो दोनों क्या हो गई हैं, अब आपस में स्टिक हो गई हैं, और वो किस डायरेक्शन में जाएंगी हमें नहीं पता। वो किस, अब मैं सोच लेता हूँ मिसाल के तौर पे वो जाएंगी लेफ्ट की तरफ, मिसाल दे रहा हूँ बस, तो मैंने बस ऐसे ही लिख लिया। एक है आपकी 3 kg की बॉडी, एक है आपकी 2 kg की बॉडी, ये स्टिक हो गई हैं। अब सॉल्व करते हैं। अब अब चूंकि ये दोनों कंबाइंड हो गई है ना, तो इसको हम जो है अलग अलग कंसीडर नहीं करेंगे, इनको अब हम सेम ही कंसीडर करेंगे क्योंकि स्टिक हो चुकी हैं। तो ठीक है, अगर हम बॉडी नंबर 1 की बात करें, बॉडी नंबर 1 बिफोर की कंडीशन के अंदर मोमेंटम निकालना हो बॉडी नंबर 1 का, तो मास इंटू वेलोसिटी। मास है 2 kg, वेलोसिटी है 1, और कौन सा, पॉजिटिव 1। ख्याल करना है, राइट की तरफ पॉजिटिव, लेफ्ट की तरफ नेगेटिव, तो पॉजिटिव 1, तो ये आंसर हो जाएगा 2 न्यूटन सेकेंड। बॉडी नंबर 2 की बात करें हम बिफोर की कंडीशन में, तो मोमेंटम निकालने का तरीका मास इंटू वेलोसिटी। मास है 3 kg, वेलोसिटी है -4। वेलोसिटी क्या होगी, -4। अगर इस साइंस में साइन वाली चीज़ों में गलती करी आपने, तो आप समझ लीजिए सारी चीज़ें बेकार हो जाएंगी। साइन में गलती नहीं करनी। तो अब जो है आपने लिखना है -12। तो भाई टोटल अगर हम निकालें, टोटल बिफोर का टोटल निकालें अगर, तो वो बराबर होगा 2 प्लस -12, दैट विल बी इक्वल्स टू -10 न्यूटन सेकेंड के। हमारे पास भाई टोटल आ गया बिफोर का।
ज़रा आफ्टर पे आ जाते हैं भाई। आफ्टर में है ये कि बात के भाई बॉडी नंबर 1 और बॉडी नंबर 2 जो है वो दोनों कंबाइन हो चुके हैं। अब जब वो दोनों कंबाइन हो जाते हैं, जब दो चीज़ें स्टिक कर जाती हैं बेटा, याद रखना उनके मासेस ऐड हो जाते हैं, उनके मासेस ऐड हो जाते हैं। एक और बात याद रखना, उनकी वेलोसिटी ऐड नहीं होती। गलती से भी उनकी वेलोसिटीज़ को ऐड नहीं करना। उनके मासेस तो ऐड हो जाते हैं लेकिन उनकी वेलोसिटीज़ ऐड नहीं होती हैं। तो हम यहाँ पे अब बात कर रहे हैं मोमेंटम की ऑफ आफ्टर कंडीशन। तो मोमेंटम ऑफ, अब मैं इसको बॉडी नंबर 3 का नाम दे रहा हूँ। बॉडी नंबर 3 में जो मोमेंटम मैं निकालूंगा तो वो निकालूंगा मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी। मास में लूंगा टोटल 2 + 3, वेलोसिटी v लूंगा क्योंकि यही तो मुझे फाइंड आउट करनी है। 2 + 3 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, 5v। ये आपका p। अब इसमें जाहिर है मुझे कुछ ऐड करना नहीं है, तो यही मेरा क्या होगा, यही मेरा जो है टोटल मोमेंटम आफ्टर होगा, आफ्टर का होगा, क्योंकि इसके अलावा तो मेरे पास कुछ और अवेलेबल ही नहीं है आफ्टर में। ठीक है जी। अब हमारा आखिरी स्टेप रह गया कि टोटल ऑफ बिफोर, टोटल मोमेंटम ऑफ बिफोर इज इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम ऑफ आफ्टर। हम ये कर देंगे। तो बिफोर की जो वैल्यू निकाली वो हमने -10 निकाली, आफ्टर की वैल्यू 5v निकाली। हमें v की वैल्यू निकालनी है, तो -10 डिवाइड बाय 5 करेंगे v। सो फाइनली v विल बी इक्वल्स टू -2 मीटर पर सेकेंड। पता ये चला इससे कि आपकी जो वेलोसिटी है इन दो बॉडीज़ की, जब ये स्टिक हो जाएंगी तो ये आपकी 2 मीटर पर सेकेंड होगी, और कौन सी? -2 मीटर पर सेकेंड, यानी लेफ्ट की तरफ ये मूव करेगा। ठीक है, तो ये आपका केस नंबर 2 भी ख़त्म हो गया। फाइनली अब आपके पास हम केस नंबर 3 के ऊपर लेके जा रहे हैं, जो कि आपके इस चैप्टर का आखिरी केस है। तो इस चैप्टर के आखिरी केस को डिस्कस करने के लिए हम केस नंबर 3 के ऊपर जा रहे हैं। तो हम केस नंबर 3 के ऊपर अब जा रहे हैं। यह आपका लास्ट केस है और इसके साथ ही आपका मोमेंटम का टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। केस नंबर 3 है एक्सप्लोजन। तो केस नंबर 3 एक्सप्लोजन के केस के अंदर हम एक क्वेश्चन को कंसीडर करते हैं। अ फायर क्रैकर इज स्टेशनरी। अच्छा, मजे की बात बताओ, केस नंबर 3 केस नंबर 2 का बिल्कुल उल्टा है। स्टेशनरी बिफोर एक्सप्लोजन। Its mass is 5 kg. After explosion, the firecracker divides into two masses of 2 kg and 3 kg as shown in figure. अब वो फिगर मैं आपको दिखा देता हूँ।
तो भाई एक आपका 3 kg का ये मास है, ठीक है, ये आपका 2 kg का मास हो जाएगा। जो 3 kg का मास है वो आपका जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड लेफ्ट की तरफ, और 2 kg का मास आपका राइट की तरफ जा रहा है और इसकी वेलोसिटी अननोन है। ठीक है जी, ये आपका मास 1 हो जाएगा, ये मास 2 हो जाएगा आपका। तो एक्सप्लोड होने के बाद ये इस तरीके से हो गया। क्वेश्चन आगे बोलता है कैलकुलेट द वेलोसिटी, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ 2 kg मास। ऑफ कोर्स आफ्टर कोलिजन की बात ही कर, आफ्टर एक्सप्लोजन की बात कर रहे हैं। तो असल में सूरत हाल अब हमें ये गिवन है। अब जाहिर है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो लगाना ही पड़ेगा, ये तो समझ में आ ही गया होगा। उसके लिए बिफोर कंडीशन भी पता होनी चाहिए, आफ्टर कंडीशन भी पता होना चाहिए। ये जो चीज़ तुम्हारे सामने डायग्राम के तौर पे गिवन है, ये वाली जो चीज़ है, ये आफ्टर की डायग्राम है। क्या है ये? आफ्टर की डायग्राम। ये आप बोलेंगे कैसे पता चला सर आपको? मुझे ऐसे पता चला, ये देखो सवाल में गिवन है, अ फायर क्रैकर इज स्टेशनरी बिफोर एक्सप्लोजन, यानी वो एक्सप्लोजन बिफोर होने से पहले एक साथ मिले हुए होंगे, एक साथ मिले हुए थे, और इनका मास क्या था? उनका मास था 5 kg, और उनकी वेलोसिटी क्या थी? स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब वेलोसिटी क्या होती है? 0 मीटर पर सेकेंड होती है। आफ्टर एक्सप्लोजन द फायर क्रैकर डिवाइड्स इनटू 2 मासेस, फिर वो एक्सप्लोड होने के बाद 2 मासेस के अंदर डिवाइड हुए, जैसे दैट इज 2 kg एंड 3 kg एज शोन इन द फिगर। तो अब आपको जो फिगर गिवन है ये आफ्टर की गिवन है, ये बिफोर की गिवन नहीं है। तो अब हम इस सवाल को सॉल्व करने की तरफ आते हैं। तो जी इसका तरीकेकार ये होता है वही कि पहले आप बिफोर का कॉलम बना लें भाई, और एक आप अपना आफ्टर का कॉलम बना लें। बिफोर में जो है ये आपका 5 kg का मास था और इसकी वेलोसिटी थी 0 मीटर पर सेकेंड, स्टेशनरी, बिल्कुल रुका हुआ। आफ्टर में हुआ ये एक 3 kg का मास बना और एक ये बना आपका 2 kg का मास। 2 kg राइट की तरफ जा रहा था जिसकी वेलोसिटी अननोन थी, 3 kg लेफ्ट की तरफ जा रही थी जिसकी वेलोसिटी थी आपकी 3 मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास कंडीशन है। तो अब जाहिर है सॉल्व करना शुरू करते हैं फिर। तो बिफोर के ऊपर पहले आ जाते हैं। जब हम बिफोर के ऊपर आते हैं तो जाहिर है मास इनटू वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे। मास है आपके पास 5 kg का, वेलोसिटी आपकी 0 है, तो आपका मोमेंटम 0 न्यूटन सेकेंड आ गया। और चूंकि आपके पास यही बॉडी गिवन है तो यही आपका क्या हो जाएगा? टोटल मोमेंटम बिफोर का, टोटल ऑफ बिफोर है ये आपका, क्योंकि आपके पास सिंगल बॉडी है ना, इसलिए। आफ्टर की बात करें, ये आपकी बॉडी नंबर 1 हो गई, ये बॉडी नंबर 2 हो गई। तो बॉडी नंबर 1 की हम बात करें अगर, तो उसका मोमेंटम निकालने के लिए हमने फॉर्मूला लगाया मास इनटू वेलोसिटी का। मास है आपका 3 kg, वेलोसिटी आपकी 3 है, 3 3 से क्या हो जाएगी? 9 हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ की गलती मैंने कर दी यहाँ पे, और वो गलती ये है कि हमने साइन को नहीं लिखा, तो ये होना चाहिए -3, क्योंकि सीधे हाथ की तरफ पॉजिटिव होता है, उल्टे हाथ की तरफ नेगेटिव होता है। तो यहाँ आना चाहिए -3, यहाँ आना चाहिए -9। फिर हम बॉडी नंबर 2 के ऊपर बात करते हैं। बॉडी नंबर 2, मास इनटू वेलोसिटी, मास है 2 kg, वेलोसिटी नहीं पता, v ही लिख देंगे, साइन की फिक्र नहीं करेंगे। जो चीज मालूम करनी हो उसकी साइन की फिक्र नहीं करनी, जो चीज पता हो उसकी साइन की फिक्र करनी। तो भाई अब यहां पे आंसर क्या आ जाएगा? 2v आ जाएगा आंसर। सही है। तो फाइनली हम लोग टोटल निकालेंगे, टोटल ऑफ आफ्टर
टोटल ऑफ आफ्टर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को ऐड करने पड़ेगा, -9 प्लस 2v, दैट विल बी इक्वल टू -9 प्लस 2v. Finally, principle of conservation of momentum, total of before is equals to total of after. Total of before था 0, total of after है -9 प्लस 2v. क्या है, -9 प्लस 2v. तो अब वो -9 वहाँ चला जाएगा, तो हो जाएगा आपका 9 इज इक्वल्स टू 2v, एंड v विल बी इक्वल्स टू 9 डिवाइड बाई 2, एंड 9 डिवाइड बाई 2 विल बी इक्वल्स टू 4.5 मीटर पर सेकेंड. और कौन सा, पॉजिटिव का. पता ये चला कि ये जो आपका बॉडी 2 की यानी 2 kg की जो बॉल है आपकी, इसकी वेलोसिटी होगी 4.5, और कौन सी, पॉजिटिव 4.5 मीटर पर सेकेंड राइट की तरफ. तो बच्चों इसी के साथ ही आपका ये मोमेंटम का टॉपिक ख़त्म होता है. मैं इसके पास्ट पेपर्स की एक वीडियो रिकॉर्ड करके वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, ताकि आपको कोई इसके लिए इजी हो. आप सबसे गुजारिश है कि आप सब जो है, जो भी पढ़ाया इसमें जो गलती हो गई हो वो उसको दरगुजर कर रहे हैं, और जो भी बैकग्राउंड में आवाज़ें आ रही हूँ अगर, तो उसको इग्नोर कीजिएगा. साथ साथ जो भी लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, उसके नोट्स आप अपने पास ज़रूर बनाइएगा. वो जब मैं फिज़िकली इंशाल्लाह आऊँगा तो हर एक की कॉपी में लाजमी मैंने चेक करना है. ठीक है, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़.